दोस्तों, इस जद्दोजहद भरी जिंदगी में गुजरते हुए हर एक पल में कब क्या हो जाए, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। सभी बस अपने जीवन के हसीन पलों को यादगार बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में शायद ही किसी को फर्क पड़े अगर कोई किसी से जिंदगी का एक सेकंड मांग ले। लेकिन जरा सोच कर देखिए, अगर आपके पास जीने के लिए सिर्फ वो एक ही सेकंड हो तो आप क्या करेंगे? क्या कुछ करने की ख्वाहिश होगी आपकी उस एक सेकंड में? आखिर कितना महत्व रखता है वो हर एक सेकंड? आज हमारे दिल को छू लेने वाली ये कहानी आपके इन्हीं सवालों का जवाब देगी। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक। कहानी की शुरुआत चीन के झुलसा देने वाले रेगिस्तान से शुरू होती है, जहाँ पर यांगली नाम का एक शख्स दोपहर की झुलसा देने वाली गर्मी में दौड़ता चला आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कहीं जल्दी से जल्दी पहुँचना हो। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद यांगली शाम को एक थिएटर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन शायद उसे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई है और पिक्चर कब की खत्म हो चुकी है। सभी गांव वासी थिएटर से बाहर जा रहे थे और धीरे धीरे पूरा थिएटर खाली हो चुका था। दो लड़के थिएटर से निकलकर फिल्म की रील को बस्ते में भरते हैं और अगले गांव में जाने के लिए रात में ही तैयारी शुरू कर देते हैं। उन्हें कुछ ही देर में दूसरे गांव के लिए रवाना होना था, इसलिए वो दोनों फुर्ती से काम करके पेट पूजा करने के लिए अंदर चले जाते हैं। उधर यांगली भी उनकी बातें सुनने के लिए खिड़की से कान लगा लेता है और तभी उसे सामने एक नल दिखाई देता है। इस भाग दौड़ में उसे याद ही नहीं रहा कि उसने कब पानी पिया था। वो तुरंत ही नल के पास जाकर पानी की हर एक बूंद से अपना गला तर करने लगता है। इतने में एक लड़का खाना खाकर बाहर निकलता है। यांगली उससे पूछता है, भाई साहब, आपके पास वो नई फिल्म की रील है? वो आदमी सर हिलाता है। फिर वो उससे दोबारा पूछता है कि अगली बार इस फिल्म को कहाँ देख सकता हूँ, जिस पर वो आदमी उसे उत्तर की दिशा में किसी गांव का नाम बताता है और फिर अंदर चला जाता है। इस बीच एक बेहद गरीब से दिखने वाला लड़का उन लोगों की मोटरसाइकिल के इर्द गिर्द मंडराने लगता है और फिर मौका पाते ही रील के झोले में से रील का डब्बा चोरी करके भाग जाता है। यांगली भी उसको दबोचने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। वो लड़का थोड़ी दूर गया ही था कि यांगली उसे पकड़ लेता है और दो तमाचे मारकर वो रील का डब्बा उससे ले लेता है। मगर वो जब तक वापस आता है तब तक वो लोग मोटरसाइकिल लेकर वहाँ से जा चुके थे। यानी कि यांगली आज एक बार फिर से लेट हो गया। यांगली तय करता है कि वो उन लोगों तक ये रील पहुंचाकर रहेगा, इसलिए वो उन लोगों द्वारा बताए गए उस गांव की तरफ जाने लगता है। थोड़ी दूर पर उसे फिर से वही लड़का मिलता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक आदमी और हाथ में एक चाकू भी थी। मगर AK-47 से भी ना डरने वाले यांगली को भला एक चाकू से कैसे डर लगता। उसने फौरन रील का डब्बा उस लड़के के सर पर दे मारा, जिससे वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया और उसका वो साथी ये देखकर एक सेकंड में 9-2-11 हो गया। उस लड़के को गौर से देखने पर यांगली को समझ आता है कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और उसे उसकी फिक्र होने लगती है। वो अपनी गलती पर पछताता है और उसके होश में आने का इंतजार करता है। जब लड़की होश में आती है तो वो उससे माफी मांगता है और उससे उसका नाम पूछता है। लड़की अपना नाम लुई बताती है और उससे कहती है कि अगर वो चाहे तो इस रील को बेचकर दोनों आधे आधे पैसे बांट सकते हैं। पर यांगली को ये बात नागवार गुजरती है और वो वहाँ से जाने लगता है। पीछे पीछे लुई भी उसके साथ चलने लगती है, पर उसके इरादे नेक नहीं थे। उसे तो बस वो रील का डब्बा चाहिए था और जैसे ही वो मौका पाती है तुरंत ही यांगली पर वार करके रील का डब्बा लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। यांगली को जब होश आया तो वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। उसका सर दर्द से फट रहा था। किसी तरह बेचारा खुद को संभालते हुए रास्ते तक पहुँचता है। खुशकिस्मती से उसे रोड पर एक आर्मी का ट्रक आते हुए दिखाई देता है, जिस पर हाथ दिखाकर वो उस पर चढ़ जाता है। सफर के दौरान ड्राइवर ने यांगली से कहा, अरे भाई, तुम इस बीहड़ में कहाँ घूम रहे हो? ये रेगिस्तान बहुत ही खतरनाक है, दिन दहाड़े लोगों को हजम कर जाता है। ये तो तुम्हारे अच्छे कर्म थे जो मैं तुम्हें यहाँ पर मिल गया, वरना न जाने आज तुम्हारा क्या होता। जवाब में यांगली उससे कहता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ और उसके इतना कहते ही सामने लुई दिखाई देती है, जो कि गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही है। लुई को देखते ही यांगली के होश उड़ जाते हैं। वो ड्राइवर को तुरंत गाड़ी रोकने के लिए कहता है, मगर गाड़ी में जगह ना होने की वजह से ड्राइवर उसे मना कर देता है। जिसके बाद यांगली उससे झूठ कहता है कि वो उसकी बेटी है, पिछले 3 दिन से घर से भागी हुई है, उसी के लिए तो मैं इतना बीहड़ में भटक रहा था। ये सुनते ही ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुलता है यांगली उस लड़की को धर दबोचता है और सबसे पहले वो उससे रील का डब्बा लेता है। ट्रक के ड्राइवर को यांगली की बात सच लगने लगती है और वो लुई को डांटते हुए कहता है, आजकल के बच्चों का दिमाग खराब हो गया,
छोटी छोटी बातों पर घर छोड़कर भाग जाते हैं। माँ बाप की तो कोई कदर ही नहीं। ना जाने उन्हें बच्चों के चक्कर में किसका किसका मुंह देखना पड़ता है। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें ऐसे पिता मिले, चलो उनसे माफी मांगो। ये सब सुनकर यांगली थोड़ा मुस्कुराता है, पर तभी लुई नहले पर दहला मारकर ड्राइवर से कहती है, जी हाँ, आपने सही कहा, ये मेरे पिता तो जरूर हैं, लेकिन पिता कहने लायक नहीं। इस शख्स ने मेरी माँ के रहते एक दूसरी औरत रख ली और ये दुख मेरी माँ सहन नहीं कर पाई और चल बसी। लेकिन इनका पेट इतने से नहीं भरा, इसलिए उस औरत के साथ मिलकर मुझे और मेरे भाई को घर से निकाल दिया और जो जमा पूंजी मेरी माँ ने मेरे और मेरे भाई के लिए बचाकर रखी थी, ये उसे लेने के लिए मेरे पास आया, जो इस डब्बे में है। यांगली के बगल में दबाए रील के डब्बे की ओर इशारा करते हुए वो उससे बोली, जिसे सुनकर ड्राइवर का खून खौल गया। उसे लगा कि वो एकदम सच बोल रही है और ड्राइवर यांगली से वो डब्बा लौटाने के लिए झगड़ने लगता है। तभी अचानक उसे सामने सड़क पर थिएटर वालों की वही मोटरसाइकिल दिखती है। यांगली ने तुरंत गाड़ी रोकने को कहा और जैसे ही उतरने लगा तो लुई उसके बैग से वो डब्बा निकाल लेती है और जब तक वो पीछे मुड़ता गाड़ी चल पड़ती है। गाड़ी के पीछे भागते भागते बगल से वो मोटर बाइक वाला भी तेजी से निकल जाता है, बिना यांगली की बात सुने। बेचारा यांगली न जाने अपने किस जन्म की सजा भुगत रहा था, उसके साथ ये सब क्यों हो रहा था। अब उसे अकेले ही शाम होने से पहले गांव का सफर तय करना था, इसलिए वो बिना रुके गांव की तरफ चल देता है और समय से पहले ही गांव भी पहुंच जाता है। गांव पहुंचते ही यांगली को एक जगह भारी भीड़ दिखाई देती है, जहां लगे इस्तिहार में लिखा था कि शाम को 8 बजे फिल्म दिखाई जाएगी। दरअसल दोस्तों, उस दौरान चीन सरकार की तरफ से गांव-गांव में लोगों को जागरूकता के लिए छोटी-छोटी फिल्में दिखाई जा रही थी। वो इससे अपने काम का प्रचार कर रहे थे। मगर सोचने की बात ये थी कि आखिर यांगली को उस फिल्म में ऐसा क्या देखना था, उसमें ऐसा क्या खास था जिसके लिए वो इतनी दूर से चलकर आ रहा था। इतने में थिएटर के बाहर से देहांग नाम का एक आदमी आया। उसके काम की वजह से गांववासी उसकी काफी इज्जत करते थे। देहांग वहां से निकलकर एक ढाबे में जाता है। यांगली भी उसके पीछे पीछे उसी ढाबे में जाता है और तभी उसे वहां पर लुई दिखाई देती है। वो उसकी थाली छीनकर खाने लगा और लुई जब वहां से उठकर भागने की कोशिश करने लगी तो वो देहांग को आवाज देते हुए कहता है कि इस लड़की ने एक फिल्म की रील चुराई है। देहांग जैसे ही डब्बे को खोलता है, उसमें से रील बाहर निकलती है। वो रील को चेक करके यांगली से उसका परिचय पूछता है। सवाल का सिलसिला शुरू ही होता है कि तभी यांगली देहांग को बताता है कि उसे वो फिल्म देखनी है क्योंकि उसमें उसकी बेटी भी है। दरअसल उसकी बेटी सालों से लापता है और सुनने में आया है कि नई फिल्म में उसकी बेटी की एक झलक फिल्माई गई है, क्योंकि वो छात्र यूनियन की तरफ से सरकार को मदद पहुंचाने गई थी। इसी बीच बाहर से बहुत ही जोर की आवाज आती है। सब भागकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके अरमानों पर पानी फिर चुका था। असल में जिस मोटरसाइकिल में रील के डब्बे आ रहे थे वो रास्ते में ही खराब हो गई और किसी तरह उसे गांव तक पहुंचाने के लिए एक बैलगाड़ी का बंदोबस्त किया गया। मगर बदकिस्मती तो देखिए, रास्ते में उनमें से कई डब्बे गिरकर रील आपस में उलझकर जमीन पर घसीट खाते हुए पड़ी हैं। अब इस हालत में फिल्म को दिखाना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचना भी बेकार था। सभी गांव वालों के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। यांगली भी उदास हो गया कि अब वो अपनी बेटी को कैसे देखेगा। फिर उसने कहा, क्यों ना हम सब मिलकर इस रील को साफ करने की कोशिश करें, क्या पता ये काम कर जाए। देहांग बोला कि हाँ, ये हो सकता है, मगर पूरे गांव वालों को इसमें अपना योगदान देना होगा। आखिर एकता में ही तो ताकत होती है। सब लोग रील को साफ करने के लिए अपने अपने घरों से साफ कपड़े, गर्म पानी वाली बाल्टी और ना जाने क्या क्या लेकर पहुंच गए। तभी यांगली ने अचानक दूर से देखा कि लुई रास्ते में पड़ी रील की एक भाग को लेकर कहीं जा रही है। वो दौड़कर उसे रोकते हुए बोला, ये मुझे वापस करो, क्या पता जो हिस्सा तुम लेकर जा रही हो उसमें ही मेरी बेटी हो। पर वो कहाँ मानने वाली थी और उन्हें लेकर रेगिस्तान की तरफ भागने लगी। यांगली भी उसकी तरफ तेजी से दौड़ने लगा, मगर एक नौजवान लड़की के सामने एक उम्र दराज बूढ़ा आखिर कब तक ही दौड़ सकता था। बेचारा थककर एक जगह पर बैठ गया। इतने में वहाँ पर लुई आती है और वो रील का टुकड़ा यांगली की तरफ फेंककर उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी बेटी नहीं है, ये तो पूरी की पूरी खाली है। यांगली उसे चेक करता है और उसकी बात सही निकलती है, जिसके बाद यांगली लुई से पूछता है कि आखिर तुम्हें 12.5 इंच का रील ही क्यों चाहिए, जिस पर लुई का जवाब सुनकर आपका भी दिल पसीज जाएगा। वो बड़े ही उदास मन से कहती है, मेरे भाई को पढ़ने का बहुत शौक है, रात को भी वो कम रोशनी में पढ़ने की कोशिश करता है, इसलिए मैं उसके लिए किराए पर एक टेबल लैंप लेकर आई जो कि रील की डिजाइन से बनी थी। मेरे भाई को वो बहुत ही पसंद थी, मगर एक दिन उसमें गलती से आग लग गई। अब किराए पर देने वाले उसे वापस मांग रहे हैं और मुझे रोज परेशान करते हैं,
इसलिए मुझे वैसा ही टेबल लैंप बनाने के लिए एक रील की जरूरत है। लुई की कहानी सुनते ही यांगली को एहसास होता है कि ट्रक में लुई ने जो कहा था वो सब कुछ सच था। बस फर्क इतना था कि ये सब उसने अपने असली पिता के बारे में बोला था। लुई की आंखों में छुपे आंसू साफ साफ ये बयां कर रहे थे कि अब वो किस हालात से गुजर रही है, जिस उम्र में उसे और उसके भाई को एक पिता का साथ चाहिए था, जहां उसे अपने भविष्य के लिए स्कूल का रास्ता देखना चाहिए था। ना जाने वो कौन से रास्ते पर आ भटकी है। यांगली उसे समझाता है और कहता है कि आज रात का शो हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम दोनों भाई बहनों की मदद करूंगा, लेकिन उससे पहले कोई गड़बड़ी ना करना। उधर गांव वाले रील को साफ करने में लगे हुए थे। यांगली भी वहां पहुंच जाता है और देहांग का हाथ बटाने लगता है। यांगली देहांग को बताता है कि उसे रील में पिक्चर बनानी आती है, जिससे खुश होकर देहांग उसे बाकी की सारी जिम्मेदारी सौंप देता है और यांगली भी उसे बखूबी निभाता है। शाम के वक्त जब सभी गांव वाले पर्दे के सामने फिल्म को देखने के लिए बैठते हैं, उसी दौरान देहांग की नजर रील को सेट करने में बिजी यांगली के झोले में जाती है। झोले में वो खाली रील पड़ी थी जो उसे दोपहर के वक्त लुई ने दी थी। देहांग झट से रील को निकालकर यांगली को फटकारता है कि मैं इस रील को न जाने कब से ढूंढ रहा था, लेकिन ये तो तुम्हारे पास निकली। मैं तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझता था, तुम तो चोर निकले। अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। यांगली डर गया और देहांग के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि ऐसा मत करिए, इस फिल्म को देखना मेरे लिए बेहद ही जरूरी है। पर लाख कोशिशें करने के बाद भी जब देहांग नहीं माना तो यांगली ने फौरन अपने झोले से चाकू को निकालकर उसकी गर्दन पर लगा दिया और बोला कि मैं जेल से भागकर इसलिए आया कि अपनी बेटी की एक झलक को देख सकूं, और कोई मायका लाल मुझे ये देखने से नहीं रोक सकता। ना जाने कल सुबह ये रील देश के किस कोने में पहुंच जाए। मैं क्या पूरी जिंदगी गांव-गांव भटकता रहूंगा? मेरे पास यही आखिरी मौका है और मैं नहीं चाहूंगा कि जाते जाते मुझसे कोई अनहोनी हो। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम शांति से मुझे ये फिल्म देखने दो, बाकी तो समझदार तुम खुद ही हो। बस फिर क्या था, यांगली की बातें सुनने के बाद देहांग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और सारा माहौल ठंडा पड़ गया। सभी अपने अपने काम में दोबारा लग गए। सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और फिल्म अब शुरू होने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ बदमाश बच्चे दोबारा लुई को लैंप के लिए तंग करते हैं। वो भागकर यांगली के पास पहुंचती है और उसे सारी बातें बताती है, जिसके बाद वो उसके साथ उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए चल देता है। यांगली रील नंबर 22 जिसमें उसकी बेटी को फिल्माया गया था, वो रील लेकर लुई को देता है और उन लड़कों को पकड़कर समझाने लगता है। तभी भीड़ ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हाथापाई हो जाती है और उल्टा कुछ लोग यांगली को ही मारने लगते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय सबकी नजर सिर्फ पर्दे पर थी। हर कोई बस उस फिल्म को देखना चाहता था। इस पर यांगली का इस तरह भीड़ में लड़ाई झगड़ा करना किसी को भी अच्छा नहीं लगा और सब उल्टा उसी से झगड़ने लगे। इसी दौरान यांगली की नजर लुई पर जाती है, मगर वो वहाँ पर नहीं थी। उसे डर लगने लगा कि कहीं लुई उसकी रील को चुराकर भाग तो नहीं गई। वो भागता भागता उसके घर गया, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। उसने उसका पूरा घर खंगाला, पर वो 22 नंबर की रील कहीं नहीं मिली। यांगली के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। यांगली देहांग के पास जाता है और उससे कहता है कि आज रात तुम यहीं रहोगे और जब तक मैं वो रील नंबर 22 लेकर नहीं आता तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें आज वो रील सबको दिखानी है। इतने में देहांग बोला, अच्छा तुम उस रील की बात कर रहे हो? अरे वो तो यहीं पर पड़ी है, देखो इसे अभी लुई देकर गई है। रील को देखकर यांगली की जान में जान आती है और वो खुद को कोसते हुए कहता है कि वो कितना गंदा इंसान है। आखिर लुई के बारे में क्या कुछ नहीं सोचने लगा। इसके बाद उसकी नजर पास में ही मौजूद एक रील के लैंप में पड़ती है और उसे समझ आ जाता है कि हो न हो लुई को यही लैंप चाहिए। बाहर लुई गुमसुम सी बैठी हुई थी। उसके पास रील चुराने का कोई भी मौका नहीं था। वो सोच रही थी न जाने कल ये रील कहाँ जाएगी, उसे पता नहीं था और वो इन बदमाश लड़कों का आखिर अब सामना कैसे करेगी। आखिर में देहांग रील नंबर 22 को प्रदर्शित करता है। इस 10 मिनट की वीडियो में केवल 1 सेकंड के लिए ही यांगली की बेटी को दिखाया गया था। वीडियो ऐसे हवा की तरह गायब हो गई कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। यांगली देहांग के पास जाता है और उससे कहता है कि वो वीडियो को एक बार और चालू करे। वो उल्लू की तरह अपनी नजर गड़ाए उस 10 मिनट के वीडियो में अपनी बेटी को एक पल के लिए देखने के लिए तरस रहा था। उस वीडियो को वो बार बार देख रहा था और जितनी तेजी से वो वीडियो चल रही थी उतनी ही तेजी से उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। अपनी बेटी को इस कदर इतनी जल्दी बड़ा होते देख वो खुद को रोक नहीं पाता और देहांग के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। देहांग उसका दर्द समझ जाता है और उसे कहता है कि तुम एक काम करो, मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ
जिससे कि सिर्फ तुम्हारी बेटी ही बार बार दिखाई दे। और वो उसकी बेटी की उस 1 सेकंड की रील को ही रीटेक्स में लगा देता है, जिससे पूरी की पूरी वीडियो घंटे तक भी चले तब भी उसकी बेटी के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। अब अकेले खाली पड़े थिएटर में बैठकर यांगली अपनी बेटी को ही निहारता रहा। देहांग को एक पिता का अपनी बेटी के लिए इतना प्यार देखकर काफी अफसोस हुआ, और उससे भी ज्यादा उसे अफसोस अपनी गलती की वजह से हुआ, जो कि उसने कुछ ही देर पहले पुलिस को यांगली की खबर देकर की थी। वो जान चुका था कि यांगली इतना भी बुरा नहीं है। वो ये सब सोच ही रहा था, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। पुलिस उसके बाहर जाने का इंतजार कर रही है। देहांग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, वरना पुलिस उसे भी मुजरिम मानकर सलाखों के पीछे डाल देती। इसलिए वो शांति से थिएटर के बाहर निकल जाता है और पुलिस दबे पांव अंदर आने लगती है। उधर लुई को भी जब पता चलता है कि यांगली उसके घर गया था, जिसकी वजह से उसका भाई काफी डरा सहमा है, ये जानकर वो यांगली पर काफी गुस्सा होती है और उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। दोनों के बीच बहस होने लगती है कि तभी यांगली की नजर पुलिस पर पड़ जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। मगर अंधेरा ज्यादा होने की वजह से पुलिस को लगता है कि लुई ही वो जेल से भागी हुई मुजरिम है और उस पर लात घूंसों से वार करने लगते हैं। यांगली चाहता तो वो वहाँ से भागकर जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो लुई को बचाने के लिए थिएटर में वापस आ जाता है। लेकिन पुलिस वालों की तादाद ज्यादा होने की वजह से उन दोनों पर वो भारी पड़ जाते हैं और उन्हें वहीं बांधकर बाकी की फिल्म देखने लगते हैं। सुबह होती है और हम देखते हैं कि पुलिस वाले थिएटर के अंदर बैठकर नाश्ता पानी कर रहे थे और बाहर बेचारा यांगली खून से लथपथ बंधा हुआ था। तभी उसके पास देहांग आता है और पुलिस को खबर करने के लिए उससे माफी मांगता है। साथ ही साथ उसकी जेब में एक पर्ची डालता है और उससे कहता है, ये अकेले में पढ़ना। यांगली ने भी जाने से पहले उससे एक आखिरी काम करने की गुजारिश की। अब सभी पुलिस वाले यांगली को बीच रेगिस्तान में बांधकर ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बीच से लुई की आवाज आती है और वो हवा में लहराता हुआ वही लैंप दिखाती है, जो लैंप यांगली को थिएटर में देहांग के कमरे में मिला था, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि जाते जाते यांगली ने इस लैंप को लुई को देने की गुजारिश की थी। लुई को खुश देखकर यांगली के कलेजे में भी ठंडक पहुंचती है। तभी एक पुलिस वाला उसकी जेब टटोलते हुए उससे कहता है कि मैंने देखा था कि देहांग ने तुम्हारी जेब में कोई लिफाफा डाला था, आखिर क्या है उसमें। अब वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें यांगली की बेटी की वही 1 सेकंड की रील थी, जिसके लिए ना जाने बेचारे यांगली ने क्या क्या नहीं किया था। पुलिस वाले उसका मजाक उड़ाते हुए उस रील को वही रेत पर फेंक देते हैं और लाख मना करने के बावजूद भी यांगली को घसीट कर ले जाने लगते हैं। उनके बीच थोड़ी बहुत हाथापाई भी होती है, लेकिन यांगली कुछ भी नहीं कर पाता। लुई ये सब दूर से देख रही थी, मगर वो जब तक वहाँ पहुँचती वहाँ पर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही बचा था। वो तस्वीर तो हवा के झोंके के साथ रेत में गुम हो चुकी थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर एक मामूली से कागज के लिए यांगली क्यों गुस्सा कर रहा था। इस बात को 2 साल बीत जाते हैं। चीन में अब नई सरकार आ चुकी थी। नई सरकार के नए कानून ने भी दस्तक दे दी थी, जिससे यांगली की सजा भी माफ हो गई थी और वो जेल से रिहा हो चुका था। जेल से छूटते ही वो सबसे पहले लुई के पास जाता है, लेकिन समय के साथ लुई भी पहले जैसी नहीं रही। वो भी बदल चुकी थी। अब वो बड़ी हो चुकी थी। लुई को देखकर यांगली को अपनी बेटी का ख्याल आता है। वो सोचने लगता है कि शायद उसकी बेटी भी अब उतनी ही बड़ी हो चुकी होगी। हालांकि वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और उनकी मुस्कुराहट ये बयां कर रही थी कि उन्हें कुछ सालों पहले हुई वो हर एक घटना याद है। लुई उसे वही अखबार का वो टुकड़ा सौंपती है जो उसने रेगिस्तान में यांगली के लिए ढूंढा था। एक बार तो यांगली को लगता है कि उसे उसकी बेटी की वो रील वापस मिल गई, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। जिसके बाद वो दोनों उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर लुई को अखबार का वो टुकड़ा मिला था। दोनों उस जगह पर तस्वीर को दोबारा से खोजने की कोशिश करते हैं, मगर अब वो उन्हें कहाँ मिलने वाली थी। लेकिन इसके बावजूद उन दोनों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, जो ये साफ साफ कह रही थी, भले ही बेटी की ये तस्वीर उनके पास नहीं है, लेकिन सामने खड़ी लुई उसकी बेटी से कम थोड़ी ना थी। यांगली इस बात को अच्छे से समझता है और दोनों बेफिक्र होकर आगे बढ़ जाते हैं, जिसके बाद हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करना मत भूलना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।